नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे चावल के बढ़ते दाम की क्या है वजह, जानेंगे मोहल्ला क्लिनिक के फायदों के बारे में, बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है नई पहल, समझेंगे एमटीएनएल कस्टमर्स के लिए क्या है अच्छी खबर, साथ ही बताएंगे फेसबुक से जुड़े एक अध्ययन के बारे में। रुपए के कमजोर होने से कॉफी निर्यात में तेजी आने वाली है, जिसके चलते भारत में कॉफी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कॉफी बोर्ड ने 1.84 लाख हेक्टेयर में फसल उगाने के लिए निर्यात परमिट दिए हैं। ये रकबा पिछले साल से 12% अधिक है। बोर्ड का मानना है कि कमजोर रुपए की वजह से कॉफी का निर्यात बढ़ रहा है। मुंबई में जनवरी 2016 में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल कॉफी फेस्टिवल के 6ठे संस्करण की घोषणा करते हुए कॉफी बोर्ड की चेयरपर्सन लीना नायर ने कहा कि इस साल निर्यात में इजाफा होगा। कॉफी के अंतर्राष्ट्रीय दाम गिर रहे हैं। रुपए में गिरावट से निर्यातकों को मदद मिल रही है और घरेलू खपत में इजाफा हो रहा है। कॉफी बोर्ड का अनुमान है कि इस साल 3,55,600 टन कॉफी का उत्पादन होगा और दक्षिण भारत में हाल में हुई बारिश का कॉफी की कटाई पर मामूली असर होगा। कॉफी की कटाई नवंबर के प्रारंभ से शुरू हो चुकी है। पहले प्याज, फिर दाल और अब चावल भी आपके खाने का स्वाद फीका कर सकता है। देश भर में दालों की बढ़ती कीमतों से राहत पाते ही चावल के दाम महंगे हो गए हैं। दालों के बाद अब चावल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। खरीफ में उत्पादन कम होने के कारण चावल का स्टॉक तेजी से घट रहा है। देश के प्रमुख औद्योगिक व व्यावसायिक संगठन भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की रिपोर्ट में अगले कुछ महीने में चावल महंगे होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाल, प्याज व सरसों के तेल के बाद अब चावल भी उपभोक्ताओं की मुसीबत बन सकते हैं यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए। एसोचैम का कहना है कि चूंकि इस साल बारिश कम हुई है, इसलिए खरीफ में चावल उत्पादन पर असर पड़ेगा और स्टॉक तेजी से घटेगा। 9.61 करोड़ टन उत्पादन असंभव है। रिपोर्ट के अनुसार फसल वर्ष 2015-16 में सरकार ने जो उत्पादन का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करना असंभव माना जा रहा है। जिन लोगों की आय 10 लाख सालाना से अधिक है, ऐसे लोगों की एलपीजी सब्सिडी बंद हो सकती है। सरकार का ये फैसला सब्सिडी के उचित उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिलाना है। केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्य सरकार उन उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी हटाने पर विचार कर रही है जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक सरकार को कई अवैध गैस कनेक्शनों के बारे में पता चला है और वो उन उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोककर हजारों करोड़ रुपए बचा रही है। सरकार ये योजना भी बना रही है कि 10 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। गरीब जनता को ये सब्सिडी दी जाएगी। सरकार अब तक 15 सेक्टरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की नीति में करीब 35 बदलाव कर चुकी है। खेत की मिट्टी में उर्वरता बनी रहे, इसके लिए खेत की मिट्टी की हालात का पता लगाना सबसे जरूरी होता है। इसीलिए भारतीय कृषि वैज्ञानिक मिट्टी की जांच के लिए विदेशों से आधुनिक मशीनों का उपयोग करने वाले हैं। खेत की मिट्टी की सेहत का पता लगाने के लिए सरकार विशेष प्रकार की एक्सरे मशीनों का प्रयोग करेगी। विदेशी मशीनों की एक खासियत है कि प्रतिदिन मिट्टी के 900 सैंपलों की सटीक जांच करने में सक्षम है। इसके इस्तेमाल करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है। इससे किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की योजना में तेजी आएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने फरवरी में मिट्टी की जांच के लिए मिनी लैब मशीन तैयार कर ली थी। सरकार ने मिट्टी जांच लैब और मोबाइल लैब के लिए 87 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। अभी तक 34.8 लाख सैंपल लिए गए हैं और 6.5 लाख सैंपलों की जांच निश्चित हो पाई है। भले ही सरकार महंगाई कम होने के दावे कर रही हो, लेकिन ये मात्र सरकारी आंकड़ों तक ही सीमित है।
जबकि असलियत में महंगाई पिछले साल के मुकाबले कम नहीं हुई है। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार देश में सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही महंगाई कम हुई है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आम आदमी दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की पहुंच से दूर है। जरूरी सामान और सेवाएं तथा अन्य उपयोगी चीजें महंगी हो गई हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के मुताबिक दाल, तैयार खाना, जलपान, कपड़ों के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक दालों के मामले में खुदरा मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित महंगाई 30% के आसपास पहुंच गई है। कुछ दालों के दाम 200 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं, जबकि कढ़ी बनाने में काम आने वाले कुछ मसालों की कीमतें 9.2% तक बढ़ गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी महंगी हुई हैं। खराब बारिश का असर तिलहन फसल की बुआई पर देखा जा रहा है। पिछले तिलहन सीजन में बुआई के मुकाबले इस साल का रकबा 3% तक घट गया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में तिलहन के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है। देश में रबी सीजन के लिए हो रही तिलहनों की बुआई में देश भर में कमी दर्ज हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बुआई अनुमानों में देश भर में 13 नवंबर तक तिलहनों की बुआई केवल 31.02 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक ये 53.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरी हो चुकी थी। हालांकि रबी सीजन की सभी फसलों की बुआई को देखें तो ये तकरीबन 23% तक पिछले साल के मुकाबले अभी तक पिछड़ी हुई है। तिलहनों के रकबे में भारी कमी के चलते आगे रबी सीजन के दौरान इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रबी सीजन में तिलहनों के रकबे में कमी सबसे ज्यादा सरसों के रकबे में आई है। जिस प्रकार से बुआई पिछड़ रही है, इससे आने वाले दिनों में तिलहनों के भाव पर और दबाव पड़ सकता है। दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के पास ही आसानी से मिल जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना करने वाली है। ये मोहल्ला क्लिनिक लोगों के घरों से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही होंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना के लिए 209 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे पहले इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने बजट में 500 मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना का प्रावधान किया था। ये क्लिनिक 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा देगा और सरकार को उम्मीद है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए लोगों को 10 से 14 मिनट से ज्यादा नहीं चलना होगा। लोक निर्माण विभाग को दिल्ली के लोगों को उनके घर के आसपास गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए क्लिनिकों की स्थापना का काम सौंपा गया है। इनमें कामकाज का सामान्य समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और ऐसा भी प्रस्ताव है कि कुछ मोहल्ला क्लिनिक शाम में भी काम कर सकते हैं। MTNL उपभोक्ताओं के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भारत में लिंगानुपात में सुधार की गति भले ही धीमी हो, लेकिन लड़कियों को गोद लेने का चलन लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक अच्छी पहल करने जा रही है। बहुत जल्द राज्य सरकार अशक्त व्यक्तियों को रोजगार के तौर पर दुकान खुलवाने में आर्थिक मदद देने वाली है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारत में लिंगानुपात में सुधार की गति भले ही धीमी हो, लेकिन लड़कियों को गोद लेने का चलन लगातार बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 3 साल में देश में कुल 11,218 बच्चे गोद लिए गए हैं। इनमें से 6,755 लड़कियां और 4,463 लड़के शामिल हैं। बेऔलाद दंपति बेटों के मुकाबले बेटियों को गोद लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2012 से 2013 में गोद लिए जाने वाले कुल बच्चों में 60% लड़कियां थी।
2013-14 में ये संख्या घटकर 59% जरूर हो गई है, लेकिन 2014-15 में इसमें एक बार फिर से जबरदस्त उछाल आया है और गोद ली जाने वाली बच्चियों का आंकड़ा बढ़कर 64% तक पहुंच गया है। इसका एक कारण ये भी है कि ज्यादातर दंपतियों को लगता है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले माता पिता के प्रति अधिक वफादार होती हैं, साथ ही बुढ़ापे में उनका बेहतर सहारा भी बनकर उभरती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एक अच्छी पहल करने जा रही है। बहुत जल्द राज्य सरकार अशक्त व्यक्तियों को रोजगार के तौर पर दुकान खुलवाने में आर्थिक मदद देने वाली है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से अशक्त व्यक्तियों को दुकानें खोलने के लिए अनुदान देने वाली है। इसके लिए अशक्त जन विकास विभाग को 24 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। हर लाभार्थी को दुकान खोलने के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में इस रकम से कुल 964 अशक्त व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार ने शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए शासन ने कल्याण से जुड़े विभागों के निदेशक को लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के तहत धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही एमटीएनएल कस्टमर्स को दिल्ली और मुंबई में मुफ्त रोमिंग, इसके साथ ही देश भर में फास्ट इंटरनेट के साथ ही लैंडलाइन कस्टमर्स 1 महीने तक फ्री ब्रॉडबैंड की सेवा का लुत्फ उठा सकेंगे। टेलीकॉम सर्विस मुहैया कराने वाली सरकारी कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल जल्द ही दिल्ली और मुंबई में मुफ्त रोमिंग योजना लॉन्च करने जा रही है। साथ ही एमटीएनएल कस्टमर्स को फास्ट इंटरनेट भी मिलेगा। अब एमटीएनएल के ब्रॉडबैंड की मिनिमम स्पीड 2 Mbps होगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को देश भर में यात्रा के दौरान कॉल सुनने के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। इसके साथ ही एमटीएनएल ने अपने लैंडलाइन कस्टमर्स के लिए भी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत ग्राहक 1 महीने तक फ्री ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की दूसरी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL पहले ही देश भर में फ्री रोमिंग की स्कीम पेश कर चुकी है, लेकिन एमटीएनएल कस्टमर्स को अभी भी रोमिंग फ्री होने का इंतजार है। फिलहाल एमटीएनएल उपभोक्ताओं को दिल्ली और मुंबई से बाहर जाने पर आने वाली कॉल के लिए रोमिंग शुल्क अदा करना होता है। सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के तहत धीरे धीरे रोमिंग मुफ्त करने का लक्ष्य रखा है। बात मोटरसाइकिल चलाने की हो या फिर कार की, अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा अच्छे वाहन चला सकते हैं, लेकिन एक शोध में पाया गया है कि पुरुषों से महिलाएं ज्यादा अच्छी साइकिलिंग करती हैं। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार साइकिल चलाने के दौरान लोग गिर भी जाते हैं। हालांकि महिलाएं पुरुषों से अच्छी साइकिल चला लेती है, जिसके चलते साइकिलिंग के दौरान महिलाओं को चोट लगने की आशंका बेहद कम होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने अपने एक शोध में इसका दावा किया है। इस शोध के मुताबिक साइकिलिंग से घायल होने वालों में 76% संख्या पुरुषों की होती है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत भरी योजना लागू हो गई है। कैंसर के इलाज में कारगर दवाएं बहुत महंगी होती हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एम्स में अमृत आउटलेट की शुरुआत की है, जहां पर कैंसर की दवाएं 80 से 93% तक सस्ती मिलेंगी। कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के खर्च को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर अमृत अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट आउटलेट की शुरुआत की है। ये एक पायलट परियोजना है जिसे एम्स में शुरू किया गया है। इसके तहत रोगियों को रियायती दर पर दवाएं बेची जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसकी लॉन्चिंग की है। कैंसर और हृदय रोगों की 202 दवाइयों की पहचान की है, जहां कीमतें औसतन 60 से 90% तक कम होने जा रही हैं। अमृत में कैंसर की कुछ दवाएं 80 से 93% की कम कीमत पर भी मिलेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HLL अमृत स्टोर संचालित करेगी। एम्स में जेनेरिक दवा स्टोर है, जहां से मरीजों को मुफ्त में दवा दी जाती है। ऐसे जेनेरिक दवा स्टोर सभी केंद्रीय अस्पतालों में खोले जाएंगे। सरकार 15 दिनों के बाद कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और आने वाले समय में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में इसे दोहराने की कोशिश की जाएगी। आने वाले कुछ सालों में भारत को कोयला आयात की जरूरत नहीं होगी। सरकार उदय परियोजना के तहत ऐसे नियम चलाने वाली है जिससे सिर्फ निकट बिजली संयंत्रों को ही कोयले के आयात की जरूरत होगी।
केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में कोयले की कमी बीती बात हो जाएगी और 2017 तक भारत को तटीय इलाकों के निकट स्थित बिजली संयंत्रों की जरूरतों को छोड़कर कोयले के आयात की जरूरत नहीं रहेगी। उदय के अगले चरण में कोयले की अदला बदली की पूरी क्षमता बिजली व कोयला क्षेत्र में संपूर्ण तालमेल की सोच रहे हैं, ताकि निकटवर्ती जगह पर स्थित कोयला संयंत्र कोयले का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करें और कोयले के बजाय बिजली का पारेषण हो। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी फेसबुक से जुड़ी। भारतीय नागरिक अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्हें वहां पर वाहन चलाने के लिए विदेशी मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय नागरिक ऐसे ही कुछ देशों में कुछ समय तक भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर ही वाहन चला सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारतीय नागरिक अगर दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उन्हें वहां पर वाहन चलाने के लिए विदेशी मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय नागरिक ऐसे ही कुछ देशों में कुछ समय तक भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर ही वाहन चला सकते हैं। लंदन, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क में गाड़ी चलाने के लिए भारत के नागरिकों को ब्रिटिश, फ्रांसीसी या फिर अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय डील पर अब लोग विदेशी शहरों की सड़कों पर भी वाहन चला सकते हैं। भारतीय नागरिक दुनिया के 14 मुल्कों में अपने देश के ड्राइविंग लाइसेंस पर वाहन चला सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में 58 देश ऐसे भी हैं जो भारतीयों को बिना वीजा के अपने यहाँ आने की सुविधा भी देते हैं। लंबी उम्र तक जीना सभी के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी का स्तर भी बढ़ने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी जल्दी थकता है। इसी कारण बढ़ती उम्र में डिप्रेशन जैसी समस्याएं ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। एक शोध के मुताबिक 65 की उम्र के बाद अवसाद के लक्षण लगातार गंभीर हो जाते हैं। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शोध में ऑस्ट्रेलिया के 2000 से ज्यादा बुजुर्गों पर 15 साल तक अध्ययन किया है। इस दौरान महिला और पुरुषों में उम्र के साथ डिप्रेशन की समस्या को ज्यादा बताया गया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में ज्यादा तेजी से अवसाद के लक्षण बढ़े हैं। डायबिटीज की समस्या से परेशान मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सहज होने की जरूरत है। माना जा रहा है कि डायबिटीज से सिर्फ मोटापा ही नहीं बल्कि लोगों की आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा बना रहता है। डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। एम्स की स्टडी के मुताबिक 10,000 लोगों की जांच की गई है, जिनमें 1,246 डायबिटीज रेटिनोपैथी से पीड़ित पाए गए हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी कम पाई गई है। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज की वजह से प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस बढ़ रहा है। डायबिटीज अनकंट्रोलेबल बीमारी है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे पीड़ित 40% लोग डायबिटीज रेटिनोपैथी का शिकार हो सकते हैं। इसमें आंखों से खून या फिर दूसरी तरह का लिक्विड बहने लगता है, जिससे रेटिना के टिश्यू में सूजन आ जाती है। वाइल्ड लाइफ और नेचर के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 3 बड़े पार्क फिर से खुल गए हैं। हर साल 15 जून से ये पार्क टूरिस्टों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मॉनसून सीजन में 5 महीने बंद रहने के बाद देश के सबसे पुराने और बाघों के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी और दुधवा पार्क के गेट नवंबर को फिर से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल पार्क में रुकने की भी सुविधा मिलेगी। मॉनसून सीजन के चलते पार्क को हर साल 15 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। करीब 521 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए की गई थी। कॉर्बेट पार्क से ही देश में बाघों के संरक्षण के सघन प्रयास के लिए आरंभ किए गए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए अच्छी खबर। ऐसे मरीज जिनको कीमोथेरेपी के इलाज से फायदा नहीं होता है, उनके लिए एक नई तकनीक विकसित कर ली गई है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस जानलेवा बीमारी की नई दवा को पहले मानव परीक्षण में कारगर पाया गया है। ये दवा ऐसे मरीजों को सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती है जिन पर कीमोथेरेपी से इलाज का प्रभाव नहीं होता।
ब्रिटेन की लिसेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि जिन मरीजों पर कीमोथेरेपी काम नहीं करती है और उनके लिए दूसरा कोई इलाज नहीं है, ऐसे मरीजों के लिए ये दवा कारगर साबित हो रही है। दवा ONOGS 4059 का पहला मानव परीक्षण किया गया है। लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग फेसबुक से दूर रहते हैं वो फेसबुक यूज करने वालों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पता चला है कि फेसबुक पर रहने वाले लोग ज्यादा चिंतित और जीवन के प्रति कम संतुष्ट हो सकते हैं, जबकि इनकी तुलना में इस साइट से दूर रहने वाले ज्यादा खुश और संतुष्ट हो सकते हैं। हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेनमार्क में 1095 लोगों पर किए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। इसके तहत आधे प्रतिभागियों को एक हफ्ते तक फेसबुक से दूर किया गया, जबकि दूसरे समूह को सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को सामान्य रूप से जारी रखने के लिए कहा गया। एक सप्ताह बाद प्रतिभागियों से उनके जीवन के प्रति मूल्यांकन करने को कहा गया। शोधकर्ताओं ने फेसबुक का परहेज करने वालों में संतुष्टि का स्तर काफी अधिक पाया है। वहीं फेसबुक पर रहने वाले दूसरे समूह की तुलना में कम खुश महसूस किए गए हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।